नमस्कार दोस्तों। तो हम जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज नंबर 7 का फास्ट रिवीजन कर रहे थे। इस कड़ी में 100 प्रश्नों तक हमने रिवीजन कर लिया है और 101 से 150 तक करेंगे। देखिए, ये वीडियो कंप्लीट जैसे ही होगा आपके इकोनॉमिक्स के 450 प्रश्न हो जाएंगे, दृष्टि, ध्येय और जीएस वर्ल्ड के। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। संगम योजना का क्या उद्देश्य है? तो संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता करना है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्न मतलब सारे ईयर 2012 से देखा होगा, तो उसमें है कि एक साइड योजना दे देता है, दूसरी साइड ईयर बोलता है मिलान करो। तो उसी में अगर दे दे कि संगम योजना, तो 1996 15 अगस्त 1996 से शुरू हुआ है संगम योजना। किसके लिए? विकलांगों की सहायता के लिए। ग्रामीण विकलांग जो लोग हैं, उन ग्रामीण विकलांग निवासी जो हैं, उनको एक तरीके से समूह में संगठित करने के लिए योजना शुरू की गई थी, संगम योजना 1996 में। 102 कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? तो जापान का कुटीर उद्योग है ये कल्चर मोती का उत्पादन। ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत में किस प्रकार के उद्योगों का सबसे पहले विकास हुआ? तो कुटीर उद्योग का सबसे पहले विकास हुआ है। तो ये भी यहाँ से कनेक्ट करने वाली बात है। अच्छा, कल्चर मोती, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, मिकीमोतो कोकीची जो हैं, तो नाम तो ऐसा है कि अगर भारत में नॉर्थ इंडिया में बोल दे तो लगे कि गाली दे रहा है। मिकीमोतो कोकीची, तो ये मोती उत्पादन कल्चर, जो मोती से कल्चर मोती का उत्पादन है, इस तकनीक का विकास इन्होंने ही किया है। किन्होंने? मिकीमोतो कोकीची। अब देखिए, जापान का कुटीर उद्योग है। 103 निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? तो 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं वो नामांकित हो जाते हैं सर्व शिक्षा अभियान में। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कई जगह मतलब प्रीवियस में मैंने ये भी देखा कि सर्व शिक्षा अभियान का उसका ईयर पूछा है, 2-3 बार आया हुआ है। तो याद रखना है कि शुरू 2001 में हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, इसको शॉर्ट फॉर्म में SSA बोलते हैं, और इसका एम है 2007 तक सभी आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे देना। 2007 अब बीत चुका है। 104 सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ये बात तो आपको याद ही होगा। तो 1 का 3 हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना सैंडी व चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था, तो बी का 1 हो जाएगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये अशोक रुद्र और LNS माले मॉडल पर आधारित था, तो सी का 2 हो जाएगा। और बच गया अब कौन सा? डी नंबर, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर है 4, यानी कि DP धर मॉडल पर आधारित है ये। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। इसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा आप, मतलब सुनने के लिए। 105 निम्नलिखित में से कौन प्रतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति को प्रदर्शित करता है? तो प्रतिकूल बोल रहा है, एक अनुकूल होता है, एक साम्य होता है, जिसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये प्रतिकूल बोल रहा है, मतलब नकारात्मक बात है। तो अगर निर्यात कम हो और आयात ज़्यादा हो तो ये प्रतिकूल व्यापार का सूचक है। लेकिन निर्यात और आयात दोनों बराबर हो तो इसको संतुलित व्यापार, ये साम्य व्यापार या इक्विलिब्रियम बिजनेस यही कहते हैं। जबकि निर्यात अगर अधिक हो और आयात कम हो तो इसे अनुकूल व्यापार कहते हैं। बहरहाल जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर यहाँ पर बी है। नेक्स्ट 106 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वही राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। इसका गठन वैसे 2000 में हुआ था, 11 मई 2000 को। और इसका जो मुख्य लक्ष्य है किसका? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का मुख्य लक्ष्य है जनसंख्या नीति को सुनिश्चित करना। अब देखिए 107 देश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई? तो बेतिया में हुई थी। बेतिया बिहार का एक जगह है। 1840 में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना हुई थी। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व भर में गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अक्टूबर वाला था इसलिए याद आया होगा उस समय, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। 17 अक्टूबर को विश्व भर में गरीबी उन्मूलन दिवस, और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को, यानी उससे 7 दिन पहले। 109 उत्तर प्रदेश दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। उत्तर प्रदेश वाला जो वीडियो है मतलब 1.5 घंटे का शूट है, अगर आप बढ़ा के देखेंगे तो 1 घंटे में आप देख लेंगे, वो सारे पॉइंटर हैं, तो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। 2-3 बार देखेंगे ना तो सारा याद हो जाएगा। तो बरेली दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 110 केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मखदूम में, आगरा मथुरा के बीच में मखदूम एक जगह है, वहीं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है 1979 में। अब 111 भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक था भारत में स्थापित।
तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1770 में स्थापित हुआ था ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा, कोलकाता में। ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। 112, भारतीय राज्य जिसने सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई। तो मध्य प्रदेश जो है, जिसको भारत का इथोपिया भी कहा जाता है, तो 1995 में सबसे पहले यही राज्य जो है मध्य प्रदेश, इसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। सहभागिता नोट, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स अंग्रेजी में, निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे लिखा हुआ यहाँ पर कि 1992 के बाद सेबी सुरक्षा विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश का अधिकार दिया। तो ये वाला बात एक पॉइंट के रूप में है। 114, किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं। ध्यान रखना है, डिवेंचर धारक जो होगा, डिवेंचर होल्डर, वो लेनदार होता है कंपनी का। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। 115, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में जब केंद्रीय बैंक स्वदेशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के प्रति पहले की तुलना में ऊंचा कर देता है तो इसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? इसे ही तो अधिमूल्यन कहते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अब 116, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 1960 में हुई है, एकदम सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुई है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना 1944 में हुई, ये भी सही है। जबकि जो सी नंबर है ये गलत है। क्यों? क्योंकि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसको मीगा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसकी स्थापना 1980 में नहीं 1988 में हुई है, वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी जो है, जवान पे चढ़ ही नहीं रहा है, वाशिंगटन डीसी। हाँ, तो ये एक आमनवा राज्य भी है अमेरिका का। हाल में जब ट्रम्प थे राष्ट्रपति उस समय इन्होंने बनाया था और यहीं स्थापित हुआ था बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 1988 में। अशोधित जन दर कहलाता है। तो अशोधित जन दर किसे कहेंगे? किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की संख्या, यही कहलाता है अशोधित जन्म दर। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 118, 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि अब जो 2021 में जनगणना होगा वो 16वीं होगा, क्योंकि ये 15वीं बोल दी यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में भी एक पॉइंट छिपा हुआ है। तो 2011 में जो हुआ था 15वां हुआ था 15th, और अभी जो 2021 में होगा वो 16th होगा, यानी कि 16वां होगा। तो भारत की कुल जनसंख्या में कुल अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या प्रतिशत है तो 8.6%। वैसे डेटा में 10.42 करोड़ है, इसमें 10.42 करोड़। हाँ, ये डेटा इंपॉर्टेंट है इसलिए भी कि जैसे जब हम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या मतलब के पर अगर क्वेश्चन मेंस में लिखते हैं तो उसके प्रति अगर इस तरह के आंकड़ा देते हैं तो हमारी संवेदनशीलता पता चलती है कि हाँ हम कितने संवेदनशील, अभी आंसर लिखते समय नहीं, पहले से भी है आंसर, मतलब आंसर लिखने से पहले से भी संवेदनशील हैं। तभी तो मुझे पता है कि 8.6% हमारे देश में जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की, यानी कि 10.42 करोड़। 119, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो 2000 में शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान। विकल्प ए इसका सही आंसर है। और जुलाई 2000 में शुरू हुआ था। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शुरू हुआ था स्कूल चलो अभियान। 120, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई? तो 2008 में हुई है राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। विकल्प डी इसका सही आंसर है। इसका एम पता है क्या था? इसका एम था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भू अभिलेखों को नवीनीकृत और डिजिटलीकृत करना था इसका। और आपको पता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब तक चली है? उसके बाद तो नीति आयोग आ गया। 121, 15वें वित्त आयोग में निम्नलिखित में से किस जनगणना को आधार बनाकर राजस्व बंटवारे की बात कही गई थी? तो 2011 की जनगणना के आधार बना करके ये कहा गया था। तो विकल्प, अच्छा 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, ये भी याद रखना। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वित्त आयोग के बारे में 5 फैक्ट तो आपको याद होने चाहिए, जैसे अध्यक्ष कौन थे, कब से कब तक सिफारिश किया था, 21 से 26 तक सिफारिश हुआ है। अब इसमें राज्यों का हिस्सा कितना है? 41% है, पहले 42% था, लेकिन 1% घट गया। क्यों? क्योंकि लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर जो 2 यूनियन टेरिटरी बना है उसके डेवलपमेंट के लिए 1% घटा है। अब 122, गैर परंपरागत ऊर्जा विकास एजेंसी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है? तो इसको नेडा भी बोलते हैं। तो 1983 में हुई है। कहाँ हुई है ये भी हमने डिस्कस किया है कभी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद गोरखपुर, पता नहीं कहाँ। तो आप एक बार चेक कीजिएगा कि नेडा की स्थापना 1983 में तो हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई है।
123, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दर्ज किया गया? तो सष्टम यानी कि जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें 11.8% दर्ज किया गया था, तो सबसे ज़्यादा था ये। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 124, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, तो आगरा और कानपुर जो हैं ये दोनों चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। जब आगरा का नाम मैं ले रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि 3 कृषि निर्यात जोन हैं उत्तर प्रदेश में। आगरा जहां से आलू निर्यात होता है, सहारनपुर जहां से आम निर्यात होता है, लखनऊ जहां से भी आम ही निर्यात होता है, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। 125, कल्प योजना संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 126, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस फंड का संबंध है, तो टेलीकॉम कंपनियों के देयताओं के संयोजन से संबंधित है, ये समायोजन से संबंधित है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट 127, उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो 22 दिसंबर 1998 में पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। प्रदेश के 10 जिलों को खनिज बाहुल्य घोषित किया गया और खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया था। कब? 1998 में। पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा और फिल्म को भी उद्योग का दर्जा उत्तर प्रदेश ने 1998 में किया। मतलब 1998 में ना बहुत सारे क्षेत्रों को उद्योग का दर्जा दिया गया था। उसमें से 2 मुझे याद आ रहा है, एक तो क्वेश्चन में, एक खनिज को उद्योग का दर्जा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा और फिल्म को उद्योग का दर्जा 1998 में ही मिली है। और बाकी ये खनिज के बारे में याद रखिएगा, 10 जिलों को खनिज बाहुल्य जिला घोषित किया गया और 22 दिसंबर ही है ना, हाँ। 128, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? तो 1945 में भारत IMF का, इसी को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं, तो इसका सदस्य बन गया था 27 सितंबर 1945 को। संस्थापक सदस्य में से एक है। अभी इसके 189 सदस्य हैं। 129, निम्नलिखित में से किसे खाद्य प्रसंस्करण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो निकोल्स रॉबर्ट को जाना जाता है खाद्य प्रसंस्करण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है, मतलब है बड़ा आसान सा लेकिन याद नहीं रहेगा। निकोल्स रॉबर्ट, खाद्य प्रसंस्करण, तो याद रखना है इसको। 130, भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो MS रंधावा ने लिखा था कृषि का इतिहास पुस्तक। विकल्प डी इसका सही आंसर है। आंतरिक व्यापार, तो इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है। आंतरिक व्यापार या इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित किससे? शेयर बाजार से संबंधित है। दरअसल कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वो आंतरिक सूचना का उपयोग करके शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, तो इसी को बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। आपने स्कैम वेब सीरीज देखा होगा या फिर बिग बुल देखा होगा, तो आपको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी। मतलब मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ कि हाँ ये पिक्चर देख लेना है, वैसे आपकी इच्छा, आप देख भी सकते हैं। निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत में जनगणना वृद्धि दर उच्चतम रही थी? तो 1961 से 71 तक का जो साल रहा है ना, वो हमारा जनगणना में वृद्धि दर सबसे उच्चतम रही है, 24.80% रही है। 133, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है, तो नोएडा में स्थित है। क्या? राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान। विकल्प 20 का सही आंसर है। और ये MSME मंत्रालय का शीर्ष संस्थान है, ये भी याद रखना है। 134, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो निर्धनता उन्मूलन भी था और ये आर्थिक निर्भरता भी था, मतलब आत्मनिर्भरता शायद होगा यहाँ पर, तो ये दोनों है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये मॉडल कौन था? पांचवी पंचवर्षीय योजना अभी हमने देखा था, DP धर मॉडल था, याद रखना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79 और ये DP धर मॉडल पर आधारित था। 135, निम्नलिखित में से वह कौन सी सब्सिडी है जो अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाती है? तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है यही अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन के उद्देश्य से दी जाती है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। विकल्प डी इसका सही आंसर है। 136, निम्नलिखित में से कौन सा एक दलहन, तिलहन, सब्जियों तथा मसालों के संदर्भ में केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो नाफेड कार्य करता है, ध्यान रखना है, नाफेड। तो इसकी स्थापना कब हुई है? अभी हमने डिस्कस किया था पिछले ही शायद वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। विकल्प बी। अच्छा, एक होमवर्क में देता हूँ, आप रिसर्च कर लीजिए, मतलब आप नहीं मानने के लिए 100% स्वतंत्र हैं। हाँ, मैं बोल देता हूँ बस ऐसे ही। ट्राइफेड और नाफेड का ना तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए थोड़ा सा गूगल करके, और नहीं तो फिर कभी अगर आएगा ना तो मैं ज़रूर कर दूंगा। अब जब भी आ जाएगा मेरे नज़र में कर ही दूंगा। 137, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कॉफ़ी बोर्ड तो बेंगलुरु में है, सही है, कर्नाटक बेंगलुरु में। तो रबड़ बोर्ड कोट्टयम में है, केरला में, ये भी सही है। चाय बोर्ड कोलकाता में है, ये भी सही है। मसाला बोर्ड तिरुवनंतपुरम में नहीं, कोच्चि में है, तो याद रखना है। फिर से बोल दूं एक बार, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में, रबड़ बोर्ड कोट्टयम में, चाय बोर्ड कोलकाता में, मसाला बोर्ड कोच्चि में।
138। भारत में लैंगिक बजट की शुरुआत कब हुई? तो 5 से 6 में हुई है। 2005 से 6 में लैंगिक बजट की शुरुआत हो गई थी, यानी जेंडर बजटिंग की बात। 139। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, तो मछलियाँ हैं, तीर है, धनुष है, हंस नहीं है, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। 140। किस देश में प्लास्टिक के नोट सर्वप्रथम प्रचलन में लाए गए थे? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही प्लास्टिक के नोट सबसे पहले प्रचलन में लाए गए थे। 141। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक का मुख्य कार्य है? तो केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करना। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर बेसेल में है। बेसेल कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। 142। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? 1997 से 2002 तक चली है, ठीक है। और सर्व शिक्षा अभियान इसी के बीच में 2001 में हुई है, तो याद रखना है 2001 में ही 86वां संविधान संशोधन हुआ था। किस लिए हुआ था? याद कीजिए। 143। शेयर स्वैप से तात्पर्य है? तो एक कंपनी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करती है और अधिग्रहित इकाई का भुगतान करने के लिए अपने स्टॉक का उपयोग करती है, इसी को बोलते हैं शेयर स्वैप। विकल्प ए। फिर से बोल दूं क्या? एक कंपनी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करती है, मतलब अधिग्रहित कर लेती है, और अधिग्रहित इकाई का भुगतान करने के लिए अपने स्टॉक का उपयोग कर लेती है। कहने का मतलब आपके पास एक कंपनी है, मेरे पास भी एक कंपनी है, मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी को खरीद लिया लेकिन पैसा नहीं दिया है, हम अपने कंपनी का शेयर ही आपको दे रहे हैं, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं शेयर स्वैप। विकल्प ए। 144। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक है? तो मासानोबु फुकुओका, ये जापानी किसान हैं एक तरीके से और दार्शनिक भी हैं, तो प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक यानी रिसर्चर यही हैं। क्या नाम है? मासानोबु फुकुओका। अब एक नाम ऊपर भी आया था, तो याद रखिए भाई, अब क्या कर, लिख लीजिए तब याद रह जाएगा। 145। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? अब उन लोग के देश वाले भी लोग भी तो हम लोग के नाम, खास करके दक्षिण भारत के नाम को पढ़ते होंगे तो ऐसे ही लगता होगा जैसे हमें लग रहा है। मासानोबु फुकुओका प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं। 145 में लिखा हुआ इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, कौन जारी करता है? सर्टिफाइड जो एजेंसी कौन है? ये है BIS। BIS क्या होता है? फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। 1991 से इको मार्क जारी हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है इको मार्क में जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? तो मिट्टी का बर्तन जो है इसका चिन्ह है। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था ये 2012 में शायद। अब नेक्स्ट देखते हैं। 146। नीली अर्थव्यवस्थाओं संबंधित प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नैरोबी में किया गया था 2018 में, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 147। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। 148। किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सर्वप्रथम चलती फिरती ATM सेवा का आरंभ किया था? तो ICICI ने चलती फिरती ATM सेवा का आरंभ किया था। विकल्प ए। 149। न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में से एक का नवोत्पाद है, यानी कि नवीन उत्पाद है? तो पंचम पंचवर्षीय योजना, यानी 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसी का ये नवोत्पाद है, यानी नवीन उत्पाद है। न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना की बात, और इसका एम क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम इसी समय शुरू हुआ 1975 में, ठीक है। मैं बोलना भूल जाता हूँ, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब मतलब मान के चलिए कि आपको करते ही रहना है, ठीक है, तो इससे मोटिवेशन मिलता है दरअसल, और कुछ विशेष बात नहीं है। 150 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि है, यही भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसको रोक देना चाहिए। तो पूंजी संचयन आवश्यक है, संसाधनों की खोज आवश्यक है, प्रौद्योगिकी में वृद्धि आवश्यक है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि आवश्यक नहीं है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। बचे हुए मतलब जो भी टेस्ट सीरीज है मैं जल्दी अपलोड करूँगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ मैं जल्दी अपलोड करूँगा, थोड़ा एग्जाम्स था तो उसके कारण मैं भी बिजी था, तो इसलिए करके अब जल्दी कर दूँगा अपलोड। थैंक यू आपको।